हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का VKG क्लासेज में। तो हाँ फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान। ठीक है फ्रेंड, क्लास 10th का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है फ्रेंड जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम पहला चैप्टर का नाम है। तो जैव प्रक्रम पार्ट 1 विज्ञान का और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम पाठ को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कुछ बातें कि विज्ञान फ्रेंड 10th क्लास में 3 भागों में बांटा गया है विज्ञान को। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सारे सब्जेक्ट का बारी बारी से और एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो आज हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, 2023 के लिए जिन फ्रेंड का देना है एग्ज़ाम, उनके लिए अभी से आप लोग अपने दोस्तों से कह दीजिए कि VKG क्लासेज यूट्यूब पर पढ़ाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और पहला चैप्टर को शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। तो देखिए, पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यहीं से बन जाएगा कि पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो पहला प्रश्न है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। चलिए जैव प्रक्रम को देखते हैं। तो जैव प्रक्रम तो कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम, वैसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीव के लिए वैसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जैव प्रक्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, यहाँ पर परिवहन छूट गया है, ये चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। तो अब देखिए, जैव प्रक्रम पहला था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग ने देख लिया कि वैसा प्रक्रम जो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक है, तो अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि पोषण के बारे में देखते हैं, उसके बाद श्वसन देखेंगे, उसके बाद परिवहन देखेंगे, उसके बाद उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे पोषण। तो चलिए पोषण का परिभाषा देखते हैं। हम लोग ने यहाँ तक 2 प्रश्न को क्लियर कर रहा है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को 4 भागों में यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ कि बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में। नेक्स्ट है पोषण किसे कहते हैं? पोषण। ठीक है, पोषण है ना। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण कह रहा है फ्रेंड कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग ही पोषण कहलाता है। ठीक है, आप जो भी खाते हो, पचे हुए भोजन का जो अवशोषित होता है एवं जिन शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए जिनका उपयोग करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर का अनुरक्षण करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको ही पोषण कहते हैं। पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, देखिए पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है
पर पोषण। ठीक है, तो 100 पोषण और पर पोषण में यहीं पर अंतर स्पष्ट करते हैं और इनकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि 100 पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा हो कि ये 100 पोषण का है और ये विषम पोषण का है। ठीक है, पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2, 100 पोषण और विषम पोषण यानी कि पर पोषण। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए घबराना नहीं है, अभी आपको समय है और मैट्रिक का तैयारी करें तो जो भी पाठ के अंतर्गत प्रश्न आएंगे उनको देखते जाएंगे और साधारण तरीकों से, बहुत ही सिंपल तरीकों से और सरल भाषा में प्रश्न को टाइप किया गया है कि आप लोग को याद करने में, समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आपको मैं 100 पोषण और पर पोषण में अंतर बताता हूँ। कह रहा है कि फ्रेंड पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश से भोजन स्वयं बनाते हैं। कहने का मतलब है, देखिए इनमें बात समझना है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पर स्वयं कह रहा है, स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए विषम पोषण। ठीक है, कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, विषम पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ना, नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे विषम पोषण। उदाहरण की बात की जाए तो देखिए स्वपोषण में उदाहरण हरे पेड़ पौधे ही केवल होते हैं। स्वपोषण में हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, विषम पोषण की बात की जाए तो 2 उदाहरण है, मानव एवं अन्य जीव। ठीक है, मानव और अन्य जीव जो है विषम पोषण के उदाहरण है। स्वपोषण में केवल हरे पौधे ही आते हैं। फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ, स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, विषम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्वपोषण, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो कौन कौन से सामग्री उपस्थित रहते हैं। देखिए आप लोग कलम कॉपी लेकर ही बैठे और नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो वीडियो को 2-3 बार से कम नहीं देखें, क्योंकि लाइन बाय लाइन प्रश्न को बताया जा रहा है। ठीक है, आपको याद करने में परेशानी कोई नहीं होना चाहिए। आपको सप्ताह में हर विषय का टेस्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, पहला है फ्रेंड सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 है। पहला है सूर्य का प्रकाश। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो पहला बताया हमने सूर्य का प्रकाश, दूसरा बताया क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। ये चारों में से अगर ये 4 दिया ना, चारों में से अगर कोई भी नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी ये 4 सामग्री होगा तब, ठीक है। तो देखिए हमने बता दिया प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन है। पहला बताइए सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, तो कौन कौन सी घटना है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कह रहा है कि प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, कौन कौन से घटनाएं हैं, ठीक है। पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग ये प्रश्न क्या था फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, ये 3 घटनाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है रंध्र। रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेंड यहाँ पर घबरा जाते हैं कि हम लोग स्टोमाटा को जानते हैं, रंध्र को नहीं जानते, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि रंध्र को ही स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। रंध्र को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा। तो देखिए कह रहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो छिद्र होता है उसे ही रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ कि पत्ती पर जो सूक्ष्म यानी कि महीन छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उसे ही रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य को लिखें, ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ये जो VVI प्रश्न है जो फ्रेंड ज़्यादातर मैट्रिक यानी कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लास 10 का, और जो विषय में उनको मैं दोहराने या तिहराने की कोशिश करूँगा और VVI बता दूंगा कि ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हम लोग को तो पूरा किताब ही पढ़ना है, ठीक है, मगर जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है उनको साथ साथ लेकर चलना है। तो करें कि रंध्र के प्रमुख कार्य को लिखें, कहता है यानी कि रंध्र के प्रमुख कार्य, पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जब पत्ती पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जब पत्ती पर पड़ता है तो कौन से छिद्र यानी कि रंध्र के द्वारा ही आदान प्रदान होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान किस इन्हीं छिद्र यानी कि किस छिद्र से, रंध्र से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान किस छिद्र से होता है, तो रंध्र से यानी कि स्टोमाटा। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जब होती है तो जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल किन छिद्र से निकल जाता है, तो रंध्र से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये चित्र है, ये चित्र बनाया गया है। चित्र में देखिए यहाँ पर दिया है सहायक कोशिका, ये जो है सहायक कोशिका है, और ये जो है ना ये अधिचर्म कोशिका।
सहायक कोशिका यहाँ पर होता है, यहाँ अधिचर्म कोशिका, अधिचर्म कोशिका यहाँ पर देखिए ये जो दिया ना द्वार कोशिका, यहाँ पर होता है रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र कहाँ होता है, तो यहाँ पर रंध्र छिद्र दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या होता है द्वार कोशिका, यहाँ पर क्या होता है अधिचर्म कोशिका, यहाँ पर सहायक कोशिका। देखिए चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बता दीजिए दोस्तों का कि मैट्रिक का पढ़ाई VKG क्लासेज पर शुरू हो गया है। अगर बताइए और कमेंट बॉक्स में वीडियो ये कैसा लगा। चलिए थैंक्स, धन्यवाद।